मिनट 20 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हम अगले 20 मिनट में आपको देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की वो कौन कौन सी खबरें हैं जो इस वक्त अहम है। दुबई के रास्ते जोधपुर लौटा कोरोना। जी हाँ, एक माह से सुस्त कोरोना संक्रमण ने शनिवार को फिर डराया। चौपासनी रोड स्थित शिक्षक कॉलोनी के एक परिवार के 4 सदस्यों सहित 5 नए संक्रमित मिले। नए रोगियों का ये आंकड़ा 39 दिनों में सर्वाधिक है। इससे पहले 12 जुलाई को 7 रोगी मिले थे। इस परिवार के मुखिया मुकंसर बैरवा 11 अगस्त को दुबई से लौटे थे। फिर वे बालेसर के पास बेलवा गांव गए और अपनी पत्नी, एक बेटा और 2 बेटियों को लेकर वापस जोधपुर लौटे। इसके बाद एक एक कर सभी में सर्दी जुकाम के लक्षण दिखने लगे। इस पर पूरे परिवार ने चौपासनी चिकित्सा संस्थान में कोरोना जांच करवाई। शनिवार को आई रिपोर्ट में मुकंसर, उनकी 32 वर्षीय पत्नी, 10 वर्षीय बेटा और 9 वर्ष की एक बेटी संक्रमित मिले, जबकि उनकी दूसरी बेटी की रिपोर्ट निगेटिव आई। मुकंसर ने वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है, लेकिन उनकी पत्नी ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाई थी। पूरे परिवार को घर में ही आइसोलेट किया गया है। वहीं जम्मू कश्मीर से आई सेना की एक यूनिट का जवान भी जांच में संक्रमित पाया गया है। एक साथ 4 संक्रमित मिलने से जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग हरकत में आ गया। मैदे से बना मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देने वाला ये वो खस्ता और मीठा पकवान है जिसे दुनिया घेवर के नाम से जानती है। लेकिन लोगों को अलौकिक स्वाद से रूबरू कराने वाला घेवर त्योहारी सीजन में बाजार से गायब है। घेवर के बिना रक्षाबंधन क्या, कोई भी त्योहार आधा अधूरा माना जाता है। परंपरा के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन घेवर लेकर भाई के घर जाती है। बिना घेवर के भाई बहन का ये त्योहार पूरा नहीं माना जाता। सावन से 1 महीने पहले ही घेवर का निर्माण शुरू हो जाता है। करीब 15 दिन पहले से हलवाई स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। इस बार कोरोना संक्रमण के चलते बाजार की हालत ठीक नहीं। सिरोही के घेवर दुकानदार कोरोना संक्रमण के बाद बढ़ती महंगाई का रोना रो रहे हैं। घेवर की सीजन इस साल बारिश कम और कोरोना काल के हिसाब से देख ग्राहकी ठीक है, लेकिन हर साल से अगली बार थोड़ा फर्क पड़ रहा है और घेवर बनाने का भी आनंद ले रहे हैं और हम हमारी सोशल डिस्टेंस के हिसाब से हर ग्राहक के डिस्टेंस के हिसाब से घेवर लेते हैं। वनस्पति घी से तैयार घेवर की विगत वर्षों में भारी खपत रही है। छतों पर म्यूजिक सिस्टम लगाकर पतंगबाजी का ये आनंद लेते लोग और रंग बिरंगी पतंगों से सतरंगी आसमान। ये तस्वीरें करौली से आई हैं, जहां की गलियों में रक्षाबंधन के अवसर पर रविवार सुबह से ही काटा बो मारा का शोर सुनाई देने लगा। युवा, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी अपनी अपनी छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते नजर आए। भाई बहनों के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन और कृष्ण जन्माष्टमी पर जिले में पतंगबाजी की परंपरा है। इस अवसर पर बाजारों में पतंग की दुकान पर पतंगबाजों की अच्छी खासी भीड़ नजर आई। करौली सहित हिंडौन, मासलपुर, मंडरायल, सपोटरा और बड़ों के साथ बच्चों में भी पतंग उड़ाने का खासा जुनून दिखा। बच्चे तड़के सवेरे ही छतों पर चढ़ गए और पतंग उड़ाने लगे। अधिकांश घरों की छतों पर पतंगबाजों ने बारिश और धूप से बचने के लिए त्रिपाल, चद्दर, छतरी और मनोरंजन के लिए लाउड स्पीकर और म्यूजिक सिस्टम लगाए और फिल्मी गानों पर पतंगबाजी का आनंद उठाते नजर आए। आपकी शान की सवारी, यानी आपकी कार हो या बाइक, जब पुरानी हो जाए तो उसे कबाड़ मत समझिए। चले आइए जयपुर के हिमांशु के पास, जो आपकी कबाड़ हो चुकी गाड़ी को देंगे प्यारा सा लुक। फिर चाहे तो आप उससे शानदार टेबल बना सकते हैं या फिर सोफा। मिलिए जयपुर के कार आर्टिस्ट हिमांशु जहांगीर से, जो पीएम नरेंद्र मोदी के वेस्ट टू वेल्थ मिशन के साथ खड़े हैं। जो व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी जो आई है देश में, उसमें जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला, नरेंद्र मोदी जी ने, कि कचरे से कंचन, वेस्ट टू वेल्थ मिशन, उसी के तहत में हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको आगे और बढ़ाया जाए। और कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिसन और क्राफ्टमैन्स को इन्वॉल्व करके कंप्लीट सस्टेनेबल फर्नीचर की रेंज बनाई जाए। बीते 13 अगस्त को गुजरात में पीएम मोदी ने भारत की व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी वेस्ट टू वेल्थ मिशन को लॉन्च किया था। हिमांशु
उसी मिशन में सालों से लगे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। अस्पताल में इलाज करा रही ये वो शातिर बदमाश हैं जिनकी इलाके में तूती बोलती थी, लेकिन यूपी पुलिस के सामने इनकी एक न चली। बस्ती पुलिस ने 3 एनकाउंटर में 6 बदमाशों को अरेस्ट किया है। 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी है। 3 बदमाश मामूली घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस अरेस्ट कर थाने ले गई। एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक पैकोलिया और परसरामपुर थाना क्षेत्र में 80 और 60 हजार के अलग अलग लूट कांड में पुलिस को इनकी तलाश थी। मुखबिर की सूचना पर पैकोलिया थाने की पुलिस ने घेराबंदी की, जिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक गोली एक बदमाश के पैर में लगी, जबकि उसके एक साथी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस दौरान 4 बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने इनका पीछा किया, परसरामपुर थाने को अलर्ट किया। परसरामपुर थाने की टीम ने घेराबंदी की। एक बार फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। यहाँ भी मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हुआ। पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम चोरी भारी पड़ी और सरगना समेत शातिर दबोच लिए गए। तस्वीरें यूपी की हैं। फतेहपुर में एसओजी टीम ने बाइक चोरी करने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। एसओजी ने गिरोह के मुख्य सरगना समेत 6 चोरों को गिरफ्तार किया है। चोरों की निशानदेही पर पुलिस ने चोरी की 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। मिली जानकारी के मुताबिक मुखबिर की सूचना पर एसओजी और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने हुसैनगंज थाना क्षेत्र के लालीपुर गांव के पास से 6 शातिर चोरों को धर दबोचा और उनकी निशानदेही पर चोरी की 11 बाइकें बरामद की। पकड़े गए चोर फतेहपुर, रायबरेली समेत निकटवर्ती जनपदों में बाइक चोरी की वारदात को अंजाम देते थे और इन्हें सस्ते दामों पर बेच देते थे। पुलिस ने इन शातिरों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई करने की बात कही है। जो अंतर जनपदी गैंग है और यह बाइक चोरी करके और विभिन्न जनपदों में बेचता है, इसके आधार पर 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मेज पर पड़े असलहे, शराफत का पुतला बनकर खड़े शातिर। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। गाजीपुर थाना पुलिस ने बड़गांव के जंगलों में छापेमारी करते हुए अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से बड़ी संख्या में तैयार और अधबने तमंचों का जखीरा भी जब्त किया है। पूछताछ में शातिर ने बताया कि विधानसभा चुनाव के समय तमंचे की मांग बढ़ जाती है, इसलिए ज्यादा संख्या में बनाकर स्टॉक कर रहे थे। पुलिस ने फुलवामऊ तिराहे से 3 सप्लायरों को कस्टडी में लेकर संचालक और कारीगर को गिरफ्तार किया है। कार सवार असला सप्लायर मोहम्मद मोबिन खान, मोहम्मद फारूक और कारीगर रवि प्रताप सिंह को धर दबोचा। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने गाजीपुर थाने के बड़ा गांव मछरिया में फैक्ट्री संचालक श्याम रैदास के यहाँ छापा मारकर संचालक और कारीगर संजय रैदास को दबोचा। पुलिस ने यहां से भारी मात्रा में असलहे और एक बाइक भी बरामद की। 5 से 15 हजार रुपए में एक असला बेचते थे। सभी पर आर्म्स एक्ट और धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर पुलिस और रामलीला गाची गांव के ग्रामीणों के बीच सड़क पर संग्राम सा छिड़ा हुआ है। लाठी और डंडे से लैस हुजूम दौड़ा चला जा रहा है। दरअसल एक विवाद सुलझाने के लिए देवरिया थाने की पुलिस जैसे ही गांव पहुंची, वैसे ही गांव वालों का पारा चढ़ गया और वो पुलिस की ओर लाठी लेकर दौड़ पड़े। उन्हें रोकने के लिए देवरिया थाने के जवान सड़क पर उतरे, लेकिन जैसे ही उग्र हुजूम वहां पहुंचा, पुलिस ने सड़क पर खड़े ठेले को ढाल बना लिया। तभी गुस्से से आग बबूला भीड़ और पुलिस के बीच रस्साकशी छिड़ गई। आखिरकार भीड़ का गुस्सा भारी पड़ा और पुलिस के हाथों से छूटा ठेला सड़क किनारे पलट गया। ये देखिए, फिर तो जवान जैसे ही कमजोर पड़ते दिखे, वैसे ही इन ग्रामीणों का जोश और हाई हो गया। और फिर देखिए क्या हुआ। लाठीधारियों की भीड़ दौड़ाने लगी और देवरिया थाने के जवान जान बचाकर भागने लगे। आगे आगे पुलिस के जवान भागे जा रहे थे, जिन्हें पीछे से उग्र लाठीधारियों की फौज दौड़ाई जा रही थी। घर में तोड़फोड़ और कार पर पत्थरबाजी। तस्वीरें बिहार के भोजपुर की हैं। भोजपुर जिले के संदेश थाना के नानसागर सोन नदी के नजदीक अवैध बालू खनन और परिवहन रोकने गई पुलिस पर धंधेबाजों ने
ईंट, पत्थर और लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इस दौरान धंधेबाज जब्त ट्रैक्टर और जेडी मशीन को छुड़ाकर भागने में सफल रहे। बाद में टीम गठित कर दोबारा नसरतपुर टोला गाँव में छापेमारी की गयी, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा है, जबकि दूसरे फरार हो गए। पुलिस पर हमले को लेकर करीब 20 नामजद समेत 25 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की सूचना है। दूसरी ओर ग्रामीणों ने पुलिस पर ज्यादती करने और घरों में तोड़फोड़ किए जाने का आरोप लगाया है। तो आपको पुलिस पीटी उठी है क्या? हाँ, टाइम हम ना देखनी है। पुलिस आके घर के कमारी सब पीट के, 4 चक्का 4 चक्का सब पीट के कि आप लोग बालू के काम करते हैं। हम बोले कि देखिए 4 चक्का बालू लगता है, सब हम बोले लगा। बहुत मारपीट किया, बक्सा तक्सा तब तोड़ दिया, पंखा तंखा अलमारी। पुलिस ने गांव वालों के आरोपों से इनकार किया है। गलियां और रास्ते सामान्य होने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इन गलियों, इन सड़कों पर निकली इंसानियत की अर्थी से झारखंड स्तब्ध है। सभ्य समाज परेशान है। दुमका जिले के रानीश्वर थाना क्षेत्र की इन्हीं गलियों में एक महिला को निर्वस्त्र कर जूतों की माला पहनाई गई। उसे सार्वजनिक रूप से घुमाया गया। पुलिस ने 19 अगस्त की शाम महिला के बयान पर 2 महिलाओं समेत 12 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और अगले दिन 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक मसानजोर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला की शादी रानीश्वर के एक गाँव में माणिक मिर्धा से हुई थी। 6 महीने पहले कथित तौर पर माणिक और कुलगू गांव की एक विवाहित महिला के बीच प्रेम हो गया और 1 महीने पहले महिला माणिक के साथ पश्चिम बंगाल चली गई। 18 अगस्त की शाम दोनों वापस गांव लौटे थे। इस पर माणिक की पत्नी और घर के दूसरे लोगों ने महिला को पकड़ लिया। पहले उसकी जमकर पिटाई की, फिर उसे निर्वस्त्र कर गले में जूतों की माला पहनाकर उसे गांव में घुमाया। पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पास से 25,000 रुपए भी छीन लिए गए। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी। देश में एक और जहां बड़े बड़े पुल बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुल्क के ही कई इलाकों में गांव तक जाने के लिए ग्रामीणों को चचरी पुल का ही सहारा लेना पड़ता है, और वो भी कोई 1-2 साल से नहीं बल्कि दशकों से। इस साल 15 अगस्त को देश को आजाद हुए 74 साल पूरे हो गए, लेकिन अब भी देश में कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ लोगों को नदी पार करने के लिए बांस के पुल का सहारा लेना पड़ता है। सिस्टम पर सवाल उठाती ये तस्वीरें झारखंड के सिमडेगा से आई हैं। यहाँ दशकों से ग्रामीणों को ऐसे ही जान जोखिम में डालकर नदी पार करनी पड़ती है। गांव वालों की माने तो बरसात में उफनती नदी में गिरकर कई लोग जान गंवा चुके हैं, लेकिन मजबूरी जान पर भारी है। एक बार फिर सुन लीजिए, बानो प्रखंड के अंतर्गत गिरदा के गेनमेर पाहन टोली में आज भी लोग लकड़ी से बने पुल से पार करने को मजबूर हैं। इन गाँव में रहने वाले लोग कई सालों से सरकार से नदी पर पुल बनाने की गुहार लगाते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी पुल से आते जाते हैं। हाँ, डर लगता है कि नहीं? डर लगता है, बहुत खतरा है, बहुत सब गिरा है। लेकिन भी आप लोग इसी से क्यों जाते हैं? रास्ता नहीं है तो। झारखंड की उपराजधानी दुमका तीसरी आंख से ओझल हो चुकी है। ऐसा नहीं कि शहरी क्षेत्र के चौक चौराहों पर सीसीटीवी नहीं लगे हैं। सीसीटीवी हैं, लेकिन ज्यादातर खराब हैं, दिखावटी, अनाड़ियों को डराने के लिए। लेकिन अपराधी सीसीटीवी की असलियत से वाकिफ हैं, इसलिए आए दिन बेपरवाह होकर आते हैं और वारदात को अंजाम देने के बाद बड़े इत्मीनान से फरार हो जाते हैं, जबकि पुलिस अंधेरे में तीर मारती रह जाती है। ये हाल तब जब जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या मुख्यमंत्री के भाई वसंत सोरेन दुमका से आते हैं। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था खस्ता हाल है। हालत ये है कि पुलिस को सबूत के रूप में दुकानदारों की तरफ से लगाए गए सीसीटीवी का सहारा लेना पड़ता है। इससे साबित होता है कि शहर की सुरक्षा को लेकर दुमका पुलिस कितनी लापरवाह है। लिहाजा शहर की सुरक्षा राम भरोसे है। ऐसी स्थिति में संताल परगना का मुख्य क्षेत्र होने के नाते चारों तरफ से लोग आते हैं, कोर्ट कचहरी, बस स्टैंड वगैरह। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बस स्टैंड वगैरह है, कचहरी कैंपस है, टावर चौक है। कहने का मतलब है कि मुख्य जो चौक चौराहों पर ये बहुत ही अति आवश्यक हो जाता है। देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डा अभी चालू नहीं हुआ है, लेकिन राजनीति उड़ान भर रही है। इस एयरपोर्ट का नामकरण पहले से ही अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हो चुका है, लेकिन अब इसमें बदलाव की मांग उठ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हवाई अड्डे का नाम बाबा बैद्यनाथ करने की मांग की है। अब संथाल विद्रोह के नायक सिधो कान्हू के वंशज ने अपनी मांग जग जाहिर की है।
वे चाहते हैं कि सिधो कान्हू के नाम पर हवाई अड्डा हो। दरअसल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने वाले हैं। देवघर एयरपोर्ट के शुरू होने से इस इलाके में धार्मिक जगहों के साथ साथ आर्थिक विकास में तेजी आएगी और बाबा वैद्यनाथ के भक्तों को भी सुविधा होगी। इस नामकरण की राजनीति की गेंद अब केंद्र सरकार के पाले में है, उसे ही निर्णय लेना है। भारतीय फार्मास्यूटिकल कंपनी जाइडस कैडिला की कोरोना वैक्सीन जाइकोव डी को DGCI ने इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये दुनिया की पहली DNA बेस्ड वैक्सीन है। इसे 12 साल और उससे ज्यादा उम्र के बच्चों और बड़ों को लगाया जा सकेगा। जाइकोव डी एक निडल फ्री वैक्सीन है। ये जेट इंजेक्टर से लगेगी। जेट इंजेक्टर का इस्तेमाल अमेरिका में सबसे ज्यादा होता है। बहरहाल निडल फ्री वैक्सीन का सबसे पहला फायदा तो यही है कि इसे लगवाने वाले को दर्द कम होता है, क्योंकि ये आम इंजेक्शन की तरह मसल के अंदर नहीं जाती। दूसरा फायदा ये कि इससे इन्फेक्शन फैलने का खतरा निडल वाले इंजेक्शन की तुलना में काफी कम होता है। जाइकोव डी का दूसरा डोज पहले डोज के 28 दिन बाद लगाया जाएगा, वहीं तीसरा डोज पहले डोज के 56 दिन बाद लगेगा, यानी हर डोज में 4 हफ्ते का अंतर रहेगा। जाइडस कैडिला एक साल में 24 करोड़ डोज के उत्पादन की बात कह रही है। झारखंड समेत पड़ोसी राज्यों के लोगों के लिए राहत की खबर है। 24 अगस्त से देवघर स्थित एम्स में OPD सेवा शुरू हो जाएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने OPD सेवा के लिए उद्घाटन की तिथि तय कर दी है। 24 अगस्त को सुबह 10 बजे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया वर्चुअली OPD का उद्घाटन करेंगे। OPD में कुल 40 कमरे हैं। मरीजों के बैठने के लिए वेटिंग हॉल में सेंट्रलाइज्ड AC की व्यवस्था भी है। वेटिंग हॉल में एक साथ 80 रोगियों के बैठने की क्षमता है, जबकि OPD परिसर में मरीज के परिजनों के लिए बैठने की सुविधा है। OPD तक आने के लिए कैंपस में नई सड़क तैयार की गई है। OPD में 16 विशेषज्ञ डॉक्टरों के चैम्बर बनाए गए हैं। पैथोलॉजी के सारे इक्विपमेंट सेटअप कर दिए गए हैं और 15 इमरजेंसी बेड भी लगा दिए गए हैं। बेड तक ऑक्सीजन प्लांट से पाइप को भी कनेक्ट कर दिया गया है। अमृत फार्मेसी के साथ एम्स प्रबंधन ने MOU साइन भी किया है। उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आमंत्रित किया गया है। एक बार हैदराबाद में पूरा चेकअप हुई, चेकअप हुए बाद में ना बोलिस मोला डॉक्टर हाँ खुशी से देता कि कोई दबाव देता, मैं कोई दबाव नहीं देता। मोर आदमी हम मैं खुद बोले कि हम देवो अपन भाई अपन। सुन लिया, बहन ने किडनी देकर बचाई भाई की जान। सचमुच भाई बहन का रिश्ता सबसे अनूठा होता है। कलाई पर राखी बंधवाते हुए हर भाई अपनी बहन को सुरक्षा का वचन देता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार भाई ही बहन की रक्षा करे। जब बात भाई की जिंदगी बचाने की हो तो बहनें भी पीछे नहीं रहती, भले उसे भाई को नया जीवन देने के लिए अपने शरीर का कोई अंग ही दान करना पड़े। ऐसे कई मामले आ चुके हैं जिनमें बहनों ने रेशम की इस डोर की लाज रखते हुए भाइयों की जिंदगी बचाई है। मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा का है। कवर्धा के रहने वाले राजकुमार आनंद ठाकुर की दोनों किडनियां छोटी हो गई थी। उसे तत्काल किडनी की जरूरत थी। परिवार वालों के अलावा किसी से उम्मीद नहीं थी। पत्नी की किडनी मैच नहीं हुई, लेकिन बहन की किडनी मैच हो गई। बहन ने किडनी देने में 1 मिनट की देरी भी नहीं लगाई। संयोग ये था कि जिस दिन बहन ने भाई को किडनी दी वो दिन रक्षाबंधन का था। रास्ता तो कुछ नहीं दिख रहा सर, कोविड की वजह से अब भाई लोग से तो मिलने दिया नहीं जा रहा है। बस राखी अंदर जा रहे हैं। कोरबा जेल के बाहर अपनी आंखों में आंसू लिए खड़ी ये वो बहन है जो एक बार अपने भाई की कलाई पर राखी बांध नहीं सकी। कोरोना के घटते संक्रमण के बाद ये इस बात का इंतजार कर रही थी कि अधिकारी उस तक आएंगे और कहेंगे कि जाइए आप अपने भाई को देख लीजिए और उसे राखी बांध दीजिए, लेकिन सारी हसरत धरी की धरी रह गई। वो इस बात से अपने दिल को बहलाने की कोशिश कर रही है कि वो जेल में बंद अपने भाई को राखी नहीं बांध सकी तो क्या, उसकी राखी उसकी मिठाई तो भाई तक पहुंच गई है, लेकिन राखी पहुंचाने और भाई की कलाई पर राखी सजाने में बड़ा फर्क है। इस फर्क को एक बहन ही महसूस कर सकती है। रक्षाबंधन में सभी बहनों को उनसे बात कराया जा रहा है फोन से, और जो भी राखी लेकर आ रहे हैं बहन लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो उनसे हम लोग बराबर बात करा रहे हैं। भाई बहन के पावन प्यार का त्योहार रक्षाबंधन की शुरुआत उज्जैन के महाकाल मंदिर से शुरू हुई।
अल सुबह भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की महिलाओं ने बाबा महाकाल को राखी अर्पित की। इस मौके पर महाकाल को 21,000 लड्डुओं का भोग भी लगाया। लोक मान्यता में महाकाल उज्जैन के राजा हैं, इसलिए हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहार सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाए जाते हैं। श्रावणी पूर्णिमा पर रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार भी यहीं से शुरू हुआ। पुजारी संजय पुजारी के मुताबिक रविवार को राखी पर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती में बाबा का सबसे पहले पंचामृत से अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। इसके बाद नैवेद्य में 21,000 लड्डुओं का भोग लगाया गया, जिसके बाद बाबा महाकाल को पंडित पुजारी के परिवार से आई महिलाओं ने चांदी की राखी अर्पित की, साथ ही 2 छोटी राखियां भी बांधी। आज सुबह बाबा महाकाल की होने वाली आरती में कोविड के कारण आम श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिला। आपको बताते चलें कि श्रावणी पूर्णिमा पर श्रावण मास का समापन होता है। श्रावण में पूरे माह उपवास करने वाले भक्त इस दिन लड्डू का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ही पारण करते हैं। चांदनी रात में ताज का दीदार। रोमांस और रोमांच के लिए अब रात को भी ताज का दीदार किया जा रहा है। जी हां, 1.5 साल बाद एक बार फिर चांदनी रात में ताज का दीदार करना मुमकिन हो गया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद ऐतिहासिक स्मारक ताजमहल को सैलानियों के लिए रात में खोल दिया गया है। कोरोना महामारी के बाद लॉकडाउन के कारण इस ऐतिहासिक स्मारक को पिछले साल मार्च से रात के समय पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि ताज के नाइट व्यू के लिए 3 स्लॉट बनाए गए हैं। पहला स्लॉट 8:30 बजे से 9 बजे, दूसरा 9 बजे से 9:30 बजे और तीसरा रात 9:30 बजे से 10 बजे के बीच होगा। ताजमहल के नाइट व्यू के लिए टिकट व्यवस्था पहले की तरह ऑनलाइन है। बहुत टाइम बाद खुला है, 2 साल हो गए हैं लगभग, और थोड़ा मून लाइट में थोड़ा अच्छा दिखता है और जो दिन में देखने में और नाइट का कुछ ज़्यादा ही एक्सपीरियंस रहता है। प्लस थोड़ा क्राउड था मौसम, इस वजह से थोड़ा क्लियरिटी इतनी ज़्यादा नहीं आई जो लेट शिफ्ट में आती है। रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र प्रेम के प्रतीक का पावन पर्व, जिसमें बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उन्हें हर दुखों से दूर रहने और जीवन की सारी खुशियां मिलने की कामना करती हैं, तो भाई भी बहनों की रक्षा का संकल्प लेते हैं। भारतीय परंपराओं में अन्यतम स्थान रखने वाले इस अनमोल और पवित्र पर्व पर मशहूर सैंड आर्टिस्ट पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने अपने खास अंदाज में लोगों को शुभकामनाएं दी और इस महान पर्व पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी के बीच पर रेत को खूबसूरत आकार देकर भाई बहनों से पर्यावरण को हरा भरा रखने की अपील की। उन्होंने रेत से राखी और भाई बहन की कलाकृतियां बनाई और गिफ्ट ए प्लांट का संदेश दिया। मतलब साफ है कि इस रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की सुख समृद्धि की कामना तो करे, भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प ले। उनका मानना है कि धरती की हरियाली से ही जीवन में सुख समृद्धि आएगी। हर साल हम लोग रक्षाबंधन के टाइम साइंस कल्चर के थ्रू ये हमारा मैसेज होता है और इस बार स्पेशली एनवायरनमेंट के लिए हम लोग ये साइंस कल्चर बनाए हैं। जब आपकी कार बेकार हो जाए तो आप क्या करते हैं? उसे कबाड़ में बेच देते हैं।